तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी का नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। आज जो है हम लोग बॉटनी को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग जूलॉजी क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। एनिमल किंगडम हमने क्या कर दिया था, पढ़ा दिया था इन डिटेल। एनिमल किंगडम के बारे में बताया था कि टोटल 11 फाइलम होता है, किसलेंट्रेटा क्या होता है, निडेरिया क्या होता है, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कलमेंथिस, एनेलिड्स, अल्थोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमियोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा होता है। ठीक है, और वर्टिब्रेटा में अभी 5 पार्ट बताए थे, पैसेस था, एम्फीबियन था, रेप्टाइल्स था, मैमल्स था। कोई दिक्कत? तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा। आज जो है बोटनी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो जो पेज पर लिख रहे होंगे, यदि वह पेज समाप्त हो गई होगी तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक लगाइएगा हेडिंग। आप बोटनी ऐसे डाल लीजिएगा हेडिंग में। ठीक है, जूलॉजी खत्म हो गई है, क्योंकि आपको रिवीजन करने में फायदा मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बोटनी हेडिंग लगा लीजिए। बोटनी, बोटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान होता है। वनस्पति विज्ञान, यहां से भी सवाल खूब पूछता है जी। वनस्पति विज्ञान, सुनो वनस्पति विज्ञान। अब सवाल उठता है कि बायोलॉजी का 2 पार्ट था, आपका जूलॉजी था और बोटनी था। जूलॉजी को हम लोग क्या कर लिए, इन डिटेल देख लिए। अब सवाल है कि बोटनी क्या होता है। तो बोटनी होता है कि बायोलॉजी का वैसा ब्रांच, वैसा भाग जिसका अध्ययन हम लोग पेड़ पौधे के बारे में करते हैं, उसी को बोटनी कहा जाता है। तो बोटनी में केवल क्या देखा जाएगा, पेड़ पौधे के बारे में देखा जाएगा। तो लिख लीजिए बोटनी क्या होता है। तो विज्ञान में ऐसा, जीव विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान नहीं होगा, जीव विज्ञान का ना पाठ है, बायोलॉजी का पाठ है। तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा, वैसी शाखा, शाखा बोले तो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच वी डू स्टडी अबाउट द प्लांट और लिविंग थिंग्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में प्लांट जो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, प्लांट भी लिविंग थिंग्स है जी, उसके बारे में पढ़ते हैं, वही क्या कहलाता है, बोटनी कहलाता है। तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग बोटनी, वनस्पति विज्ञान। सुनो इसके जनक कौन है, जनक बोले तो फादर, फादर है आपका थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था, तो थियोफ्रेस्टस ने लगभग 5000 से अधिक पेड़ पौधों का अध्ययन किया था और अध्ययन करके उसके ऊपर अपना दुखदाई कहानी लिखा। ठीक है, जेनेरा प्लांटेरम, समझ में आ रही है बात, जेनेरा प्लांटेरम समझ में आई। यह जो है आपका बुक लिख दिया। हिस्टोरिया प्लांटेरम, वेरी सॉरी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम के लेखक तो आपका कार्ल लिनियस है, बताए थे, वेरी सॉरी। हिस्टोरिया प्लांटेरम क्या कर दिया, यह अपना बुक लिख दिया। 5000 से लगभग क्या किया, अत्यधिक पेड़ पौधों का अध्ययन किया। और यही कारण है ना कि थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। तो लिख लीजिए, यह सब सवाल तो हम ऐसे शुरू में भी बताए हैं। थियोफ्रेस्टस, जब हम बताए थे ना कि कैसे बायोलॉजी को पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन वहां तो कराए ही है। थियोफ्रेस्टस, और इसका बुक का नाम लिख लो। बुक बोले तो किताब हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जबकि जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कार्ल लिनियस जी है। टेक्सोनोमी के फादर कार्ल लिनियस, समझ में आई बात है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर क्या किया था, द्विपद नामकरण दिया था। एक व्यक्ति का 2-2 नाम हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म का 2-2 नाम हो सकता है, एक वस्तु का 2-2 नाम हो सकता है, उसी को तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो बुक लिख लीजिए हिस्टोरिया प्लांटेरम, PLANTERAM, प्लांटेरम होता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है, थियोफ्रेस्टस जी है। ठीक है, उसके बाद और क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले जो है ना, किसने बताया था कि पेड़ पौधा में भी क्या होता है, जान होता है, लिविंग थिंग्स होते हैं। इससे पहले नहीं पता था ना जी, कि शुरुआत में लगता था कि पेड़ पौधे जो है ना वह लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं, जगदीश चंद्र बोस जो है आए और क्रेस्टोग्राफ की मदद से क्या कर दिया, बता दिया कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, सजीव होता है। और यही कारण है कि पेड़ पौधे में क्या होती है, ग्रोथिंग होती है। तो पेड़ पौधे को सजीव बताने वाले साइंटिस्ट कौन था, तो आपका जगदीश चंद्र बोस था, क्रेस्टोग्राफ की मदद से बताया था। तो लिख लीजिए, जगदीश चंद्र बोस ने सर्वप्रथम बार, जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्टोग्राफ की सहायता से पेड़ पौधों को सजीव बताया। बात समझ में आई बात। पेड़ पौधों की मदद क्या किया, क्रेस्टोग्राफ की सहायता से पेड़ पौधों को सजीव बताया। उसके बाद अगला क्या लिखिएगा, तो उसके बाद अगला लिख लीजिए आप कि क्रेस्टोग्राफ हो गया। और क्या लिखिएगा, तो देखो यहां पर पेड़ पौधों का बाहर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेड़ पौधों का बाहर का अध्ययन जो है ना वह कहलाता है आपका मार्फोलॉजी। लिख लो, पेड़
पेड़ पौधों या पेड़ पौधे के बाहरी अध्ययन, पेड़ पौधों के बाहरी अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। लिख लीजिए ब्रैकेट में लिख करके, मार्फोलॉजी, ठीक है। पेड़ पौधों के बाहरी अध्ययन क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी कहलाता है। और सबसे पहला स्टार्ट होता है अब बोटनी में, स्टार्ट होती है जड़ से, ठीक है। जड़ से तब ना पौधा बनेगा, जड़ होगा, उसके बाद में तना होगी, उसके बाद में पत्तियां का बात होगा, और तब जाकर के फूल की बात होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा रूट। रूट बोले तो जड़, ठीक है। रूट बोले तो क्या होता है? जड़ होता है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए क्या? रूट। रूट का मतलब होता है जड़, ठीक है। अब जड़, यह जड़ जो है कहां से आता है? तो सबसे पहले सुनो, पहले समझने का प्रयास करिएगा कि यह कोई क्या है? बीज है। अब बीज क्या होगा? यहाँ पर सीड हो गया, और सीड का मतलब बीज हो गया। तो बीज क्या होगा? इसमें जर्मिनेशन होगी, अंकुरन होगी। जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है? अंकुरन होता है। हम आगे पढ़ाएंगे जब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बढ़ाएंगे ना, तो वहां पे बात बताएंगे कि किस हार्मोन्स के द्वारा जो है ना यहाँ पर क्या होती है? रूट निकलती है। तो जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है? रूट निकलता है, ठीक है। तो जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा रूट जो है यह नीचा आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहां से सुनो, यह मान के चलिए अर्थ है। ध्यान से समझिएगा, बोटनी जो है ना इंपॉर्टेंट है, और ढेर बच्चा को बोटनी समझ में भी नहीं आती। अर्थ बोले तो पृथ्वी, तो पृथ्वी के जो नीचे चला गया वह क्या कहलाया? जड़। और पृथ्वी के जो ऊपर चला गया उसको क्या बोले? तो इसको हम लोग बोला तना, ठीक है। और इसको हम लोग बोले क्या? जड़। समझ में आई बात? जड़ बोले तो रूट। अब रूट का निर्माण किससे होता है? तो रूट का निर्माण जो है वह आपका रेडिकल से होता है। आर से रूट, और आर से क्या होता है? रेडिकल होता है। समझ में आई बात? रेडिकल से होता है। तो मूलांकुर इसको हिंदी में बोलते हैं, और रेडिकल उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जड़ का निर्माण किससे होता है? तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लीजिए, निर्माण जो है ना वह होता है आपका किससे? तो रेडिकल से। और रेडिकल बोले तो हिंदी इसका क्या हो जाएगा? तो रेडिकल का भी जस्ट हिंदी बताए ना जी कि मूलांकुर होता है, और प्रांकुर जो है ना ऊपर होता है। तना का निर्माण किससे होता है? तो पमूले से होता है। अभी पढ़ाएंगे पमूले। पमूले बोले तो क्या होता है? प्रांकुर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांकुर, ठीक है। और जबकि इंग्लिश में बोलते हैं पमूल। रेडिकल को क्या बोला जाता है? मूलांकुर बोला जाता है। मूलांकुर, समझ में आई बात? रेडिकल को मूलांकुर बोला जाता है। जबकि तना में ऊपर जो निर्माण होता है, यहां से तना का निर्माण हो गया, तो किससे निर्माण होता है? तो यह निर्माण होता है पमूले प्रांकुर के द्वारा, और रूट का निर्माण होता है आपका रेडिकल के द्वारा, मूलांकुर के द्वारा। समझ में आ रही है बात? यह बीज जो है ना, जो ध्यान से लिखते चलिएगा और बना लीजिएगा डायग्राम को जो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जड़। जड़ जो है ना, सबसे पहले जड़ का निर्माण कहां से होता है? तो जड़ का निर्माण जो है आपका मूलांकुर से होता है। समझ में आ रही है? तो निर्माण कहां से होता है? तो निर्माण जो है इसका मूलांकुर से होता है। मूलांकुर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? रेडिकल हो जाएगा। इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब सुनो, इसका रंग जो है ना, सामान्यतः इसका रंग कैसा होता है? तो सामान्यतः इसका रंग जो है ना वह निकलता है, वह जो है आपका उजला नहीं तो ब्राउन होता है, ठीक है। इससे जो निकलता है उसको रूट हेयर बोलते हैं। हम यह बात बताना चाह रहे थे। और जो मिट्टी को खोद करके नीचे लाता है ना, इसको रूट कैप बोला जाता है, ठीक है। तो बता रहे हैं, ध्यान से आप समझते चलिएगा। सामान्यतः जड़ का रंग उजला या भूरा होता है। उजला या भूरा होता है, ठीक है। सामान्यतः जड़ का रंग उजला या भूरा होता है। उसके बाद में इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और यही कारण है कि इसका रंग जो है कैसा होता है? तो इसका रंग जो है आपका उजला होता है, ठीक है। इसका रंग उजला होता है क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। और वैसा जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है उसका रंग कैसा होगा? उजला होगा। क्लोरोफिल पाया जाता तो क्या होते? क्लोरोफिल पाया जाता तो यह जो है ना हरा कलर का होता, ठीक है। बना रहिएगा, सब सीख जाइएगा धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो, सब धीरे धीरे होता है। आप अर्थात कहने का हमारा अर्थ है कि किसी भी पेड़ में ले जाकर के आप क्या करिएगा? देखो, बड़ा बढ़िया टॉपिक पेड़ के बारे में भी बतला रहे हैं कि पेड़ में जा करके आप डाल दीजिएगा 4 बाल्टी पानी, तो थोड़ी है कि आम दे देगा या फल दे देगा, कोई भी फल हो दे देगा, ऐसा तो नहीं है। उसमें भी समय लगती है फल बनाने में। तो धीरे धीरे पढ़ते चलिए, आप मंजिल के पास कब पहुंच जाइएगा पता ही नहीं, ठीक है। पता नहीं किस रूप में आकर के
नारायण मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह से पता नहीं किस रूप में आप जाकर के मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सामान्यतः जड़ का रंग उजला या भूरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। अब यह किधर आता है? नीचे आता है, जमीन के नीचे आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म बोला जाता है। जियो मतलब होता है अर्थ, भूगर्भ होता है, नीचे आता है। ठीक है, गर्भ मतलब कि पृथ्वी के गर्भ के नीचे आते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और ऊपर जाता तो इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो लिख लीजिए, जड़, जड़ क्या होता है? जड़ नीचे की तरफ आते हैं। जड़ नीचे के तरफ आता है, नीचे के तरफ आता है, नीचे के तरफ आता है जिसके कारण, या इसके कारण लिखो, इसके कारण लिखो, जिसको नहीं आता है इसके कारण, इसके कारण इसे क्या करते हैं? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म होता क्या है? देखो, मूवमेंट होता है जड़ का नीचे की तरफ, उसी को जियोट्रॉपिज्म बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब सुनो, यहां से जो है क्या है? यहां से निकला होता है इसमें रूट हेयर। अब यह रूट हेयर करता क्या है? जो भी आपका नाइट्रोजन वगैरह है, पौधा के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन डायरेक्ट यह नाइट्रोजन नहीं लेता है। प्लांट्स क्या करता है? जमीन से लेता है। उसके बाद में और क्या करता है? पानी लेता है। तो जाइलम को कराने में कौन उत्तरदायी होता है? यही रूट हेयर जो है ना, यह जाइलम को कराने में उत्तरदायी होता है। ठीक है, और उसके बाद में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिख लो यहां पर, इसको बोलेंगे रूट हेयर। रूट हेयर, और थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे कैप रूट। कैप रूट, कैप रूट मतलब क्या होता है? कैप रूट की सहायता से ही यह क्या करता है? मिट्टी को खोदता है और नीचे जाता है। देखिएगा ना, तो सबसे पहले छोटा पौधा होगा तो जड़ जो है उसका रूट क्या होगा? कमजोर होगा। जैसे जैसे वह बड़ा होगा ना, तो क्या करेगा? वह जो है नीचा की तरफ जाते जाएगा। तो यह नीचा मिट्टी को कौन खोदता है? तो नीचा जो है ना मिट्टी को यह कैप रूट खोदता है। तो कैप रूट क्या करता है? मिट्टी को खोदने का काम करता है। तो जड़ नीचे की तरफ आता है, इसके कारण इसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और लिखिएगा क्या? रूट क्या करता है? रूट बोले तो जड़ जो है ना आपका नहीं, जड़ जो है आप क्या करता है? तो यह प्लांट को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो अभी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, लिखना है तो लिख लो। यांत्रिक सहायता प्रदान करना किसका काम होता है? तो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। लिख लो, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। उसके बाद और क्या लिखिएगा? तो उसके बाद लिखिए, कैप रूट की सहायता से यह मिट्टी को खोदता है। ठीक है, मिट्टी को खोदता है किसके द्वारा? तो कैप रूट के द्वारा मिट्टी को खोदता है। तो लिख लो, कैप रूट की सहायता से पौधा मिट्टी को खोदता है। नीचे की तरफ जाता है ना जी, तो मिट्टी को कैसे खोदता है? तो कैप रूट की सहायता से मिट्टी को खोदता है। ठीक है, अब रूट के भी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है मूसलाजड़, इसी को टैप रूट बोला जाता है। ठीक है, टैप रूट बोला जाता है। मूसलाजड़ क्या होता है? तो मूसलाजड़ होता है आपका कि यह सबसे पहले प्राथमिकी जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मूसलाजड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं और हेडिंग लगाइएगा आपका टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट। चलिए, मिटा दिया, मैं भी हेडिंग लगा देता हूं, आप भी लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ रूट। चलो, टाइप्स ऑफ रूट जो है बहुत तरह के होते हैं। जड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट। रूट बोले तो जड़ के प्रकार। जड़ के कितने प्रकार होते हैं? तो बहुत प्रकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका मूसलाजड़। मूसलाजड़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो मूसलाजड़ को टैप रूट कहते हैं। ठीक है, टैप रूट कहते हैं। यह करता क्या है ना, तो सुनो, यह टैप रूट जो है यह प्राथमिकी जड़ होता है, इसी को टैप रूट बोलिए या प्राथमिकी जड़ बोलिए। यह सीधा क्या करता है? जमीन में चला जाता है और यह जो है ना अंतिम अवस्था तक रहता है पौधा के साथ। ठीक है, शुरू से लेकर के अंतिम तक कौन रहता है? तो शुरू से लेकर के अंतिम तक यही आपका प्राथमिकी जड़ रहता है और पौधा को क्या करता है? शुरू से अंत तक यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, टैप रूट मूसलाजड़ क्या होता है? तो मूसलाजड़ यह प्राथमिक मतलब होता है प्राइमरी, यह प्राथमिक जड़ होता है। यह प्राथमिक जड़ होता है, शुरू से लेकर के अंत तक यह पौधे के साथ बना होता है। लिख लीजिए, प्राथमिक जड़ होता है और शुरुआत से अंत तक यह
यह पौधों के साथ जुड़ा होता है, पौधों के साथ बना रहता है, जुड़ा नहीं बना रहता है, बना रहता है, ठीक है। उसके बाद में यह करता क्या है, तो यह जो है ना पौधा को, पेड़ को, जो भी हो, पेड़ को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। लिख लीजिए, यह पेड़ को, पेड़ बोले या पौधा बोले, पौधा मतलब छोटा होता है, जो छोटा पौधे होते हैं उसे हम, छोटा प्लांट को हम लोग पौधा बोलते हैं, और पेड़ मतलब होता है ट्री, यही बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, ठीक है। यह पौधा या पेड़ जो भी लिखना है लिख लीजिए, यह पौधा या पेड़ को यांत्रिक सहायता या बाहरी सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक या बाहर से या बाहरी, जो भी लिखना है लिखो, यांत्रिक सहायता, किताबी लैंग्वेज लिख रहा हूं, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, दूसरा क्या होता है, रूट आपका अवस्थानिक रूट होता है, एडवेंटेजियस रूट होता है। और होता क्या है, तो एडवेंटेजियस रूट जो है ना, यह दो तरह के होते हैं, यह भी यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, रूट का काम होता है यांत्रिक सहायता प्रदान करना, लेकिन यह करता क्या है ना, एडवेंटेजियस रूट। अवस्थानिक लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूं, दूसरा, चलिए क्या लिखिएगा, तो एडवेंटेजियस रूट, एडवेंटेजियस रूट, यह क्या होता है, अवस्थानिक जड़ होता है, अवस्थानिक जड़। अब अवस्थानिक जड़ होता क्या है, तो सुनो, यह भी क्या होता है, एक बात, पहला तो या तो ऊपर से यह जड़ जाएगा और नीचे की तरफ चला आएगा, और नहीं तो उसमें क्या होगा, तो ऊपर से लेकर के सब जड़ जो है नीचे की तरफ आएंगे। तो यह भी क्या करेगा, यह भी बाहर से सहायता प्रदान करता है पौधा को। तो रूट का काम होता है केवल सहायता प्रदान करना, यह बाहर से सहायता प्रदान करेगा। जैसे कि आप देख लीजिएगा, इसमें स्तंभ होता है और अवस्थंभ होता है, और दोनों बता देता हूं कि होता क्या है, ठीक है। तो एडवेंटेजियस रूट जो है यह दो तरह के होता है, एक होता है आपका क्या, स्तंभ होता है, स्तंभ हो गया, और दूसरा आपका अवस्तंभ हो गया, स्तंभ और अस्तंभ होता, अवस्तंभ बोल लिख लो, अस्तंभ है, ठीक है, अस्तंभ। अब इसमें दोनों में क्या है, तो स्तंभ का मतलब होता है कि इसमें क्या होते हैं, जड़ जो है ना प्लांट का, वह ऊपर से सीधा नीचे की तरफ चल आते हैं और क्या करते हैं, बाहर से पेड़ को सहायता देते हैं। जैसे कि बरगद का देख लीजिए और पीपल का देख लीजिए, यह क्या करता है, ऊपर से आता है और सीधा चला जाता है, उसका सूंड जो है ना वह नीचा निकल करके जमीन में चला जाता है, और पेड़ को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्तंभ, रूट स्तंभ जड़ बोला जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, यह ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आकर पेड़ को बाहरी सहायता देता है, बाहरी सहायता देता है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप, बरगद का पौधा, बरगद का पेड़ में, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, यह सब में देखिएगा ना तो क्या होगा, देखो डायग्राम बताए। जैसे कि सपोज करो कि यह आपका क्या है, तो यह आपका पेड़ है, और यहां से देखोगे ना तो यह क्या निकले होते हैं, इसका सूंड निकले होते हैं, और यह तो जड़ जाएगा ही, इसका यह भी क्या होगे, अंदर चला जाएगा, और पौधा को क्या करेगा, पेड़ को सपोर्ट करेगा, बाहर से सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को स्तंभ कहा जाता है। जबकि और स्तंभ क्या होते हैं, मक्का में देख लीजिए, मक्का में जो है ना, मक्का देख लीजिए, अरहर देख लीजिए, यह सब के पौधा में क्या होता है, बांस में देख लीजिए, ठीक है, यह सब खूब पूछता है जी। और स्तंभ पाया जाता है, यह सीधे जो है ना, सीधा ऊपर चला आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इस तरह से आता है। जैसे देखो, अब स्तंभ में बताते, यह आपका क्या है, तो यह आपका स्टेम है, स्टेम मतलब तना, ठीक है। यहां से ऐसे आ गया, फिर उसके बाद में यहां से देख लो ऐसे आ गया, फिर यहां से ऐसे आ गया, ठीक है, यहां से ऐसे आ गया। यह किस में होता है, तो यह जो है ना आपका मक्का में होता है, और नहीं तो बांस में देख लीजिएगा होता है। आप फोटो निकाल करके देखिएगा ना, यह सब पता चल जाएगा दोनों में अंतर, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिख लीजिएगा, अव स्तंभ, यह भी बाहर से ही सहायता प्रदान करता है, रूट का काम होता है बाहर से सहायता प्रदान करना। जैसे कि आप मक्का में देख लीजिए, उसके बाद में मक्का के बाद बांस में देख लीजिए, बांस में और ईटी से, यह सब क्या होता है, जड़ जो है सीधा नीचे चले आते हैं और पेड़ को सहायता प्रदान करते हैं, या पौधा को सहायता प्रदान करते हैं। पौधा मतलब छोटा होगा और पेड़ मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पौधा बड़ा तो पेड़ कहलाएगा। उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा, तीसरा लिख लीजिए, तो एडवेंटेजियस रूट स्तंभ हो गया, अवस्थंभ हो गया, और क्लाइंबिंग रूट लिख लो यहीं पर। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट क्या होता है, तो क्लाइंबिंग रूट होता है आपका कि किसी सरफेस को पकड़ पकड़ के क्या करेगा, यह चढ़ेगा। जैसे जितने लत्ती होते हैं ना, जैसे कि आपका कद्दू का देख लीजिए, जितना सब्जी का है,
वह क्या होगा। अब आलू थोड़ी है देखिएगा, ठीक है, बता रहे हैं जी कि आलू कंद है कि शकरकंद है, यह सब बताना है। पूछता है कि रूट है कि स्टेम है, यह खूब पूछता है जी। आलू, आलू में काला धब्बा क्यों हो जाता है, आलू हरा क्यों हो जाता है, सोलेनिन के कारण आलू हरा हो जाता है, भी बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्लाइंबिंग रूट, यह क्लाइंबिंग रूट जैसे कि आप देख लो मनी प्लांट, मनी प्लांट क्या होता है, मनी प्लांट जो है ना सरफेस को पकड़ पकड़ करके ऊपर चढ़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट, अर्थात किसी सरफेस को पकड़ करके जो चलता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं, ठीक है। तो क्लाइंबिंग रूट में लिख लीजिए यह सतह की सहायता से, सतह की सहायता से ऊपर चढ़ता है, ठीक है, सतह की सहायता से क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिएगा क्या, मनी प्लांट, मनी प्लांट, मनी प्लांट का मतलब क्या होता है जी, मनी प्लांट को मनी प्लांट ही ना बोलते हैं, ठीक है, पैसे वाला पेड़, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल यहां पर बता दिए मनी प्लांट, इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम जैसे देखो, यह जो है आपका मनी प्लांट है, यहां से इस तरह से यह क्या होता है, मनी प्लांट, मनी प्लांट हो गया। और यह क्या करेगा तो सरफेस को पकड़ पकड़ करके चढ़ेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लाइंबिंग रूट कहेंगे, ठीक है। या सरफेस को क्या करेगा, पकड़ करके चढ़ेगा, उसी को क्लाइंबिंग रूट कहा जाता है। जितना सारे सब्जी होता है ना, कुछ सब्जियां को छोड़ करके एक्सेप्शन में, ठीक है, बाकी सब जितने जड़ होते हैं वह क्या होते हैं, क्लाइंबिंग होते हैं, सरफेस को पकड़ पकड़ के चढ़ता है, उसी को क्लाइंबिंग बोला जाता है। और अगला लिख लीजिए पैरासाइट, परजीवी, ठीक है। परजीवी क्या होता है, परजीवी का मतलब होता है ना कि वैसा जो दूसरे पेड़ के ऊपर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को परजीवी कहा जाता है। जैसे कि आप अमरबेल को देख लीजिएगा, अमरबेल मतलब कि कसकुटा, ठीक है, यह क्या करता है, दूसरे पेड़ से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो लिख लीजिए आपका पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट परजीवी, परजीवी मतलब वैसा जो दूसरे के ऊपर क्या करे, डिपेंड रहे, उसी को परजीवी बोलेंगे। तो लिख लो परजीवी, चौथा है चाहे पांचवा जो भी रहे, परजीवी, परजीवी, परजीवी मतलब होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होता है, तो पैरासाइट जो है ना यह करता क्या है, दूसरे पेड़ के ऊपर क्या करता है, अपना स्थान डालता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है, उसी को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो यह दूसरे पेड़ से या दूसरे पौधों पर से या दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप अमरबेल, ठीक है, अमरबेल, ठीक है, इसको कसकुटा बोला जाता है, कसकुटा, कसकुटा मतलब क्या होता है, अमरबेल होता है। और पांचवा लिख लीजिए अधिपाद, ठीक है, अधिपाद क्या होता है, तो सुनो, अधिपाद कहने का मतलब होता है कि यह जो है ना दूसरे पेड़ पर क्या होता है, उग जाता है। जैसे देखोगे ना कि जैसे बरगद के पेड़ में पीपल का पेड़ निकल जाता है जी, तो इसको क्या बोलेंगे, अधिपाद बोलेंगे। यह दूसरे पौधों पर क्या होता है, उग जाता है और उसी से क्या करता है, अपना जाइलम फ्लोएम कर लेता है। जाइलम मतलब जो जल को लेकर के जाता है, फ्लोएम जो है ना वह भोजन को चारों तरफ पहुंचाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। यह सब बात आगे पढ़ाना है, दिक्कत नहीं है, आप बना रहिएगा, लगातार बना रहिएगा, सिखा देंगे, ठीक है। अधिपाद, तो यह दूसरे ऐसे लिखो, यह दूसरे पौधों पर या दूसरे पौधे पर उग जाता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, तो आर्किड का पौधा, आर्किड, ठीक है, आर्किड का पौधा, यह जो है ना इसका सबसे छोटा बीज होता है जी। आर्किड का पौधा का क्या होता है, सबसे छोटा बीज होता है। यह बात को लिख लीजिएगा कि आर्किड का पौधा जो है ना यह क्या करता है, आपका सबसे छोटा बीज होता है, करता नहीं, इसका सबसे छोटा बीज होता है, इसका सबसे छोटा बीज होता है, ठीक है, इसका सबसे छोटा बीज मतलब होता है सीड, सबसे छोटा बीज होता है। और उसके बाद में अगला क्या लिखेगा, यह जो है ना ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेता है, तो लिख लीजिएगा यह जो है ना बेलामेन की सहायता से क्या करता है, O2 से पानी लेता है। तो लिख लीजिए बेलामेन, यह पूछा हुआ सवाल है जी, यह बेलामेन की सहायता से ऑक्सीजन तथा
पानी, ऑक्सीजन तथा पानी लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन तथा पानी लेता है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि पौधा जो है ना वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ढेर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि पौधा ऑक्सीजन कहिया से लेने लगा है, तो आइए बना रहिएगा, समझ में आ जाएगी बात, चिंता नहीं करनी है। तो यह बेलामेन की सहायता से ऑक्सीजन तथा पानी लेता है। और अगला लिख लीजिएगा एक नोट में बात डाल करके, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? तो रूट प्रेशर जो है ना आपका, तो आपको बता दे यह जानकारी के लिए कि रूट प्रेशर यह पौधा में पानी को आगे बढ़ाने का, प्रेस करने का काम करता है। रूट प्रेशर क्या करता है? तो रूट प्रेशर जो है ना पानी को लेकर के आगे बढ़ाने का काम करता है। तो लिख लीजिए यह पौधा में पानी को प्रेस करने का काम करता है। प्रेस मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है, आगे बढ़ाना या आगे बढ़ाने, ऐसे लिखो। यह पौधा में पानी को प्रेस करने का काम करता है, प्रेस करने का काम करता है। और यही हो गया आपका क्या? रूट प्रेशर। उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए, क्या आप लगाइएगा? स्टेम, और उसके बाद लीफ लगाइएगा, ठीक है। चलिए मिटा दे, चलो यह रूट समझ में आई बात। रूट का इतना प्रकार होता है, टीचर सीधे रूट पढ़ा करके खत्म, कहानी सब बताता ही नहीं है जी। उसके बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, तना। तना को हम लोग क्या कहते हैं? तना को स्टेम कहते हैं। अब स्टेम क्या होता है? तो स्टेम जो है इसका निर्माण प्रांकुर के द्वारा होता है, ठीक है, इसका निर्माण जो है ना वह प्रांकुर के द्वारा होता है। तो लिख लो स्टेम। स्टेम का मतलब होता है तना, ठीक है, तना। अब तना होता क्या है? तो सबसे पहला बात कि इसमें जो है तना जो सरफेस से ऊपर जाते हैं उसी को तना कहते हैं। प्लांट्स में वही बार बार बोल नहीं पा रहे हैं, जो पौधा क्या करता है ऊपर जाता है उसी को तना कहते हैं, ठीक है। जमीन से ऊपर चला गया वह तना होता है, और इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, जबकि जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं होता है। बता रहे हैं कि नोड क्या होता है और इंटरनोड क्या होता है। जैसे समझो, रूट वाला तो समझ गया, यही ना था कि यहाँ पर यह बीज था, एक आ गया नीचे और एक चला गया ऊपर, यह था आपका अर्थ। और यहाँ से जो बाहर निकला इसको बोलेंगे प्रांकुर, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे भी देखोगे ना तो कई सारे तना निकलेंगे, यहाँ से भी यह क्या कर गया? तना निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नोड बोलेंगे। और दो नोड के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? तो इंटरनोड बोला जाता है, इंटरनोड बोला जाता है। और यहां पर देखोगे तो सबसे ऊपर इस तरह से होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैम बोलेंगे, शूट एपिकल मरिसमेंट। और यह सबसे नीचा जो होता है ना इसको हम लोग रूट एपिकल मरिसमेंट बोला जाता है। आगे बताएंगे, नाम कोई नहीं पड़ेगा जिसको शूट एपिकल मरिसमेंट बोला जाता है। शूट एपिकल मेरिसमेंट होता है। और उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? टी है जी। और यहां पर होता है रूट एपिकल मेरिसमेंट, रूट एपिकल मेरिसमेंट। समझ में आई बात? यह क्या है आपका? रूट एपिकल मेरिसमेंट, और वह क्या है आपका? शूट एपिकल मेरिसमेंट। यह ऊपर की तरफ चला गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। और जो नीचे की तरफ आया था तो उसको क्या बोला था? जियोट्रॉपिज्म बोले थे। तो लिख लीजिए कि तना क्या होता है? तो पौधा का वैसा भाग जो सरफेस से ऊपर जाता है वह तना कहलाता है। लिख लीजिए पौधा का वैसा भाग जो सतह से ऊपर जाता है तना कहलाता है। कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, पड़ोसी तेरा वक्त है हमारा इस बार दौर आएगा, ठीक है। इसलिए मन लगा करके पढ़ना है। पौधा का वैसा भाग जो सतह से ऊपर जाता है तना कहलाता है। इसमें लिख लो, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं जी, और इसका हरा रंग होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लिख लीजिए, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कितना क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। हरा बोले तो ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। 1% जो है 1% फोटोसाइंथेसिस प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो 1% जो है प्रकाश संश्लेषण वह आपका तना के द्वारा होता है। तो लिख लीजिएगा कि ओनली 1% फोटोसाइंथेसिस विल बी डन बाय द स्टेम, ठीक है। लिखना है तो लिख लीजिए 1%, मतलब 1% फोटोसाइंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, 1% प्रकाश संश्लेषण तना के द्वारा, और 99% पत्ती के द्वारा होता है जी। 1% संश्लेषण तना के द्वारा होता
है, ठीक है। तना जो है ना ऊपर जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तना ऊपर चला गया तो फोटोट्रॉपिज्म अर्थात सूर्य की तरफ जाता है तो फोटोट्रॉपिज्म, और अर्थ की तरफ आता है तो जियोट्रॉपिज्म। यह बात को याद रखिएगा। तना सूर्य की तरफ, सूर्य के तरफ मूव करता है, मुड़ता है सूर्य के तरफ, तना सूर्य के तरफ जाता है, इसलिए इसमें फोटोट्रॉपिज्म होती है, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि मोमेंट होता है कि प्लांट का सूर्य की तरफ, सन के तरफ, उसी को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तना सूर्य की तरफ जाता है इसलिए इसमें फोटोट्रॉपिज्म होती है, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद और क्या लिखिएगा, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ द स्टेम इन द डायरेक्शन ऑफ द सन इज द नोन एज द फोटोट्रॉपिज्म। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। यदि अच्छा लैंग्वेज लिखना है तो लिख लीजिए, इंग्लिश समझ में आ रही है। चलिए, तना सूर्य की तरफ जाता है इसलिए इसमें फोटोट्रॉपिज्म होती है। अब क्या लिखिएगा, तो अब लिख लीजिए इसमें कि, और क्या लिखिएगा, कुछ छूट नहीं ना रहा है। ऊपर जो है किससे निर्माण होता है, तो प्रांकुर से होता है, लिख लो। तना का निर्माण छूटना नहीं चाहिए। तना का निर्माण देखो, डायग्राम को पकड़ लो और आसपास का जो भी सवाल बनता है लपेट लो, ठीक है। यही होता है पढ़ाई का नियम। तना का निर्माण, अब इसका टाइप्स हो जाएगा, हो गई काम। तना का निर्माण प्रांकुर बोले तो पमुले, ठीक है। अब ना पमुले, तना का निर्माण प्रांकुर के द्वारा होता है, ठीक है। तना का निर्माण किससे होता है, तो तना का निर्माण जो है वो आपका पमुले प्रांकुर के द्वारा होता है। इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, लिख लो। इंटरनोड क्या होता है, तो इंटरनोड दो नोड के बीच की दूरी इंटरनोड कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड, ठीक है। चलिए, तो इसमें नोड तथा इंटरनोड पाए जाते हैं, जबकि जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं जी। अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, टाइप्स ऑफ स्टेम, तना हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टेम क्या कर लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए। वायुव्य, अर्धवायुव्य और अवायुव्य क्या होता है, 3 तरह के होता है टाइप्स ऑफ स्टेम, ठीक है। मिटा लीजिए या मिटा देता हूं, हम ना मिटाएंगे जी, आप थोड़ी मिटाइएगा। टाइप्स ऑफ स्टेम, सब गर्मी का असर होता है, ठीक है। माँ तेरी हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा सेल जल्दी दिखलाएगा, ठीक है। सपना छोटा नहीं देखना चाहिए जी। यदि अधिकारी बनना है तो मेहनत भी जो है ना अधिकारी की तरह ही करना होगा। पहले तो आपको नौकर की तरह खटना होगा, तब जा करके अधिकारी बनिएगा। अधिकारी बनने के बाद फिर अपना तो अलग ही मौज है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्टेम बोले तो तना के प्रकार, तो तना के जनरली 3 तरह के दिया जाता है। एक होता है वायुव्य का मतलब होता है वैसा जो सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है, उसी को वायुव्य कहा जाता है। जैसे कि आप देख लीजिएगा कि बांस वगैरह का पेड़ पौधा क्या होता है, तना ऊपर सीधे चला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल स्टेम बोला जाता है। तो लिख लीजिए वायुव्य, पढ़ लो, हमने लिख दिया एरियल स्टेम। इंग्लिश आसान होता है, ठीक है। वैसा जो सीधा लंबवत, हाँ अब ठीक लिखे, वैसा जो लंबवत सूर्य की तरफ जाता हो, सूर्य के तरफ जाता हो, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को वायुव्य कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए, गुलाब का पौधा, प्लांट्स ऑफ रोज, गुलाब का पौधा। उसके बाद में नीम का पेड़, नीक लिखा गया जी, नीम का पौधा, ETC लिख लीजिएगा, ETC। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, अर्धवायुव्य मतलब क्या होता है, यह ऊपर की तरफ जाता है और फिर से नीचा चला आता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवायुव्य बोला जाता है। और एक होता है मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। 3 तरह के होता है, बता देता हूं। अर्धवायुव्य क्या होती है, सबसे पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे चला आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवायुव्य बोला जाता है। जमीन के अंदर, कुछ भाग जमीन के अंदर और कुछ भाग नीचे आ जाता है, ठीक है, उसी को अर्धवायुव्य कहा जाता है। तो लिख लो, वैसा तना
जिसका जिसका कुछ भाग जमीन के ऊपर तथा कुछ भाग जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है, उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग कहते हैं अर्धवायवीय, जैसे कि ग्रास। ग्रास का मतलब होता है घास, ठीक है, घास। उसके बाद अगला लिख लीजिए तीसरा, मॉडिफाइड स्टेम। उसको क्या बोलते हैं? भूगत जड़ बोला जाता है वो। मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम यह क्या होता है? तो यह जो है ना सबसे पहले ऊपर जाएगा और पूरा का पूरा नीचा चला आएगा, लेकिन इसका पत्ते जो है ना वह ऊपर ही रह जाते हैं। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, यह क्या है? यह मॉडिफाइड स्टेम होता है जी, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। लिख लीजिए जी मॉडिफाइड स्टेम को। वैसा जिसका भाग ऊपर से नीचा की तरफ चला आता है, ऊपर से नीचा के तरफ चला आता है, उसी को क्या कहा जाता है? मॉडिफाइड स्टेम कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए अदरक होता है, अदरक। उसके बाद में हल्दी में तुर्केमीन पाया जाता है कि जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अदरक हो गया, हल्दी हो गया। नोट में बात लिखिएगा। अच्छा, सवाल पूछा हुआ है जी कि अदरक जो है ना जड़ है कि तना है? ना जड़ है ना तना है, यह मॉडिफाइड स्टेम होता है जी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगत तना बोला जाता है, भूगत तना बोला जाता है। अच्छा, तना तो स्टेम है ही। पूछा था ना सवाल कि अदरक जो है निम्न में से क्या है? ऑप्शन दिया था, तो था आपका रूट था, उसके बाद में अंगला, रूट के बाद आपका लीफ था, उसके बाद में प्लांट था, और तब जाकर के तना दिया था, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेम दिया था, स्टेम खाली दिया था। इसे जनरली होता क्या है? मॉडिफाइड स्टेम होता है। नोट में बात लिख लीजिए कि प्याज और लहसुन क्या है? सलकंद है। प्याज हो गया, प्याज और लहसुन, ठीक है। एक बच्चा कहा ना जी कि लहसुन पढ़ाता है टीचर, आप सुने होंगे, ठीक है। एक बच्चा कहा ना कि लहसुन पढ़ाता है टीचर, और वह बेचारा जो है ना वायरल हो गया। बोला तो कुछ और था, आपको भी पता है, ठीक है, और यह बोल करके वायरल हो गया। प्याज लहसुन यह क्या होता है? तो सलकंद, ठीक है, सलकंद होता है। दूसरा प्याज लहसुन हो गया, अगला क्या लिखिए जा? प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, धनिया मत लिख देना, हल्दी। और उसके बाद में अदरक यह क्या होता है? प्रकंद होता है। हल्दी और अदरक क्या हो गया? प्रकंद हो गया। और एक और कोई छूट रहा है जी, प्रकंद और लिख लीजिए आलू और ओल, ठीक है, आलू, ठीक है। देखो छूटना नहीं चाहिए। आलू और ओल क्या होता है? तो आलू और ओल जो है ना वह कंद होता है। तो प्याज लहसुन सलकंद हो गया, हल्दी और अदरक प्रकंद, और आलू और ओल क्या होता है? यह होता है कंद। नोट में बात ऑल डाल करके लिख लीजिएगा, कुछ कुछ लिखा देते, उसके बाद में लीफ पढ़ा देते हैं और आज के क्लास को अंत कर देंगे। टाइप्स ऑफ बिलीफ होता है, ठीक है, एक निर्माण के आधार पर होता है और एक सीरा के आधार पर होता है, ठीक है। और उसके बाद कल की क्लास में फ्लावर्स बता देंगे कैसे रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। फ्लावर्स फल वगैरह, पेड़ कौन कौन सा फल का भाग खाते हैं, यह सब पूछता है। बोटनी पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा अच्छा से होना चाहिए। शुरू से पढ़िएगा ना तो सब समझ में आएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे और क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और परीक्षा में फेल करा के चले जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट में बात डाल करके लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? तो आलू में जो है ना काला धब्बा देखोगे ना, तो कभी कभी आलू में क्या होता है? काला धब्बा हो जाता है। यह क्यों होता है? तो काला धब्बा ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और आलू हरा हो जाता है सोलेनिन के कारण। लिख लीजिए, सोलेनिन के कारण क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। लिखा देता हूं, ऐसे आप भी लिख लीजिएगा। आलू में हरा रंग, आलू का हरा रंग जबकि काला रंग ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। ऑक्सीजन के क्या हो गया? ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा? हल्दी में तुर्केमीन पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ता है जी। लिख लीजिए, हल्दी में तुर्केमीन होता है।
मीन होता है, तुर्कमीन, ठीक है। हल्दी में तुर्कमीन पाया जाता है। लगन की है बात जी, अभी लगन चल रही है ना, तो उधर ध्यान नहीं देना, हो सकता है कि माइक में आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो हमारी बात को सुनिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि गाना सुनिएगा आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को, ठीक है, आज दिन है पानी पानी, तो इस तरह से सुनने लगिएगा ना तो आपका हो जाएगा पानी पानी। पानी पानी होना, लज्जित होना पूछ सकता है जी हिंदी का जहां पर पूछता है, ठीक है। हल्दी में तुर्कमीन पाया जाता है, ठीक है, जो कैंसर जैसी बीमारियां से लड़ता है, जो कैंसर जैसी बीमारियां से लड़ता है, ठीक है, तुर्कमीन। उसके बाद अगला क्या आप लिखिएगा, तो अगला लिख लीजिए कि प्याज में सल्फोनिक एसिड पाया जाता है, और यही कारण है ना कि प्याज को काटिएगा तो आंसू निकलेगा, ठीक है, सल्फोनिक एसिड पाया जाता है, लिख लो। प्याज बोले तो ओनियन, प्याज में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसे काटने पर प्याज को काटिएगा तो जिसके कारण इसे काटने पर आंसू आते हैं, ठीक है, आंसू आते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड के कारण आंसू बनता है जी, यह बात को याद रखिएगा, हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है, जब सेंस ऑर्गन पढ़ा रहे थे तो प्याज में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसे काटने पर आंसू आते हैं, आंख में आंसू आते हैं, इतना तो पता ही है जी, काटने पर आंसू आते हैं, कहाँ आते हैं, तो आंख में ही आएंगे ना, आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। प्याज में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसे काटने पर शराब का वाइन होता है जी। बताएंगे कि इथाइल अल्कोहल क्या करता है हमारे ब्रेन पर, कैसे जो है ना यह असर डालता है, शराब कैसे बनाया जाता है, सब सिखाना है जिसमें। प्याज में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसे काटने पर आंसू आते हैं। उसके बाद में लहसुन का मतलब क्या होता है, गार्लिक, हाँ देखो गार्लिक, लहसुन में एलासिन पाया जाता है, लहसुन में एलासिन पाया जाता है, जिसके कारण लहसुन गंध देता है जी, गंध देता है। सुनो, लहसुन जो है ना गंध देता है। एक बार हम रील्स देख रहे थे ना, तो एक बाबा जो है ना बताए ना कि लहसुन जो है ना उसकी प्राप्ति जो है ना कुत्ता के नाक से हुई सुनो, यह सब बात को ध्यान में नहीं देना है। लहसुन में एलासिन पाया जाता है, जिसके कारण लहसुन गंध देता है, समझ में आएगा। और प्याज की जो है ना उत्पत्ति जो है ना वह कुत्ते की अंडकोश से पाया गया है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लहसुन में एलासिन पाया जाता है, जिसके कारण लहसुन गंध देता है। अब आप हेडिंग लगा लीजिएगा, स्टेम हो गया, अब लीफ लगा लीजिएगा हेडिंग, ठीक है, लीफ लगा लीजिए। लीफ बोले तो पत्ता, लीफ का मतलब होता है पत्ता, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, लीफ है, लीफ मतलब होता है पत्तिया, ठीक है, पतिया, विपत्तिया नहीं है जी, कोई विपत्तिया लिख देगा तो गलती हो जाए, कुछ नहीं, यहाँ बॉल लिख देना है, विपत्तिया हो जाएगी। तो लीफ है, लीफ का मतलब क्या होता है, पतिया होता है। अब होता क्या है ना, तो सुनो, यह ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, यह पौधा में क्या करता है, पार्श्व फैलाव करता है, लेटरल जो है ना क्या करता है, लेटरल फैलाव करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व फैलाव बोलते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि पौधा में जो है फोटोसिंथेसिस 99% इसी से हो जाती है, ठीक है। तो पौधा में फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन होता है, तो पत्तिया होता है, लीफ होता है। लीफ में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च का ही क्या होता है, दवा बना होता है। स्टार्च जो है ना वह क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। कभी कभी दवा वगैरह खाए होंगे ना तो लगेगा ना कि वह प्लास्टिक के ऊपर किया गया है, क्या किया गया, प्लास्टिक में उसको लेकर के इस तरह का दवा होता है, जैसे सिलेंड्रिकल आकार का, यह लगता है ना कि प्लास्टिक का, यह प्लास्टिक नहीं होता है, स्टार्च होता है। और यह स्टार्च क्या होते हैं, तो स्टार्च जो है ना पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो पतिया जो है ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, इसका पार्श्व फैलाव होता है। तो लिख लीजिए पतिया, इसका विकास न नीचे, इसका विकास न नीचे और न ही ऊपर होता है, न ही ऊपर होता है, इसका नहीं ऊपर होता, इसका केवल पार्श्व
फैलाव, पार्श्व बोले तो लेटरल, LATERL, लेटरल पार्श्व फैलाव, लेटरल स्पीड होता है, लेटरल पार्श्व फैलाव होता है, ठीक है, पार्श्व फैलाव होता है। लेटरल, लेटरल इन्वर्जन फिजिक्स में पढ़ना है जी, कि हम बायां हाथ उठाएंगे, दायां हाथ उठाएंगे ना तो आईना के सामने, प्लेन मिरर के सामने बायां दिखेगा, ठीक है, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है, ठीक है। इसका विकास ना नीचे और ना ही ऊपर होता है, इसमें इसका केवल पार्श्व फैलाव होता है। लिख लो 99% प्रकाश संश्लेषण, 99% प्रकाश संश्लेषण पत्ते के द्वारा होते या पत्तिया के द्वारा होती है, ठीक है, पत्तिया के द्वारा होती है। 99% फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जी, और यही कारण है कि यह क्या करता है, यही कारण है कि इसका रंग जो है ना वो हरा होता है। लिख लीजिए बात, इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसे हम बताएंगे क्लोरोफिल के अंदर। एक बार एनटीपीसी में सवाल पूछा था जी, कौन सा मेटल पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, एनटीपीसी में ड्राइवर टेक्नीशियन जो रेलवे का ड्राइवर बनता है, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है, अपनी तो डांस नागिन डांस जी, अपनी तो नागिन डांस उसी दिन होगा, उसी दिन त्योहार मनेंगे जिस दिन ऑफिसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बनना है, ऐसे नहीं कुछ करना है, क्योंकि बेरोजगार का जो है ना कोई त्योहार होता है, ना होली होता है और ना दशहरा होता है, केवल बेरोजगार का जिंदगी जो है ना आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। और क्या लिखिएगा तो, और सुनो, गर्मी के दिनों में क्या करता है, पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण तो होता ही है, ये जाइलम की जो प्रोसेस है ना, जल की मात्रा कम हो जाता है तो पेड़ पौधा करता क्या है, पत्ते को ही गिरा देता है, ठीक है, पत्ता को ही गिरा देता है, और 1% जो है ना फोटोसिंथेसिस वह तना के द्वारा कर लेता है। उसके बाद में फिर पत्ता का विकास होता है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है ना, ठीक है, बसंत ऋतु आती है, उसके बाद क्या होता है, पानी वगैरह पड़ता है, ऋतु पढ़ाना है जी। और जैसे ही आता है ना जब पानी पड़ती है, और उसके बाद में जो है पत्ता अपने आप आ जाते हैं, नए पत्ते का विकास होता है। तो लिख लो, जल के अवशोषण कम करने के लिए, जल का अवशोषण कम करने के लिए जल का अवशोषण कम करने के लिए पौधा अपना पत्तिया को गिरा लेता है, पत्तिया को गिरा लेता है, ठीक है, गिरा लेता है। जल का अवशोषण कम करने के लिए पौधा अपना पत्तिया को गिरा लेता है, तथा 1%, तथा इसके बाद लिखो, तथा इसके बाद 1% जो बच गया, तना बचेगा ना, 1% प्रकाश संश्लेषण, तथा 1% प्रकाश संश्लेषण तना के द्वारा हो जाती है, तथा इसके बाद 1% प्रकाश संश्लेषण तना के द्वारा हो जाता है, जिससे जीवित रहता है जी यह पौधा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो मर जाएगा ना, तथा इसके बाद 1% प्रकाश संश्लेषण तना के द्वारा संपन्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा तो, प्रकाश संश्लेषण वगैरह हो गया। इसमें स्टार्च पाया जाता है जी, लिख लो, इसमें पत्तिया में स्टार्च पाया जाता है। दवा वगैरह का जो है ना, या इसी से बना होता है, स्टार्च का बना होता है। ऐसे लिख लो नोट में बात, दवा के ऊपर का जो खोल है ना, ये इसी का बना होता है, सभी दवा का नहीं होता, यह भी बात ध्यान में रखिएगा। दवा के ऊपर का खोल बोले तो लेयर, ऊपर का खोल स्टार्च का बना होता है, स्टार्च का बना होता है, ठीक है, स्टार्च का बना होता है। दवा के ऊपर का खोल स्टार्च का बना होता है। स्टार्च जो है ना यह पानी में घुलनशील होता है, लिख लो, स्टार्च पानी में घुलनशील, स्टार्च पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। उसके बाद में कुछ एक डायग्राम बनाए तो सुनो, डायग्राम में ऐसे इस तरह से बनाइएगा। यहां से देखो, इस तरह से कोई पत्ता है,
इस तरह से हमने पत्ता बना लिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे तो पेसियोल बोलेंगे, पेसियोल। इसको ब्रिंत बोला जाता है, पेसियोल बोले तो ब्रिंत। और यहां से देखिए पत्ता से क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मिड रिब, ठीक है, मिड रिब। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, मिड रिब हो गया। और क्या लिखिएगा, यहां से इस तरह से निकला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भेंस, भेन बोलते हैं। मिड रिब होता है मध्य सिरा, मध्य सिरा, और इसको हम लोग बोलते हैं सिरा। उसके बाद में यह क्या होता है, लीफ मार्जिन होता है, लीफ मार्जिन। और यहां पर जो इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। और इसमें छोटा छोटा जो पोर्स होता है ना, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है अस्टोमटा, अस्टोमटा, अस्टोमटा। और इसमें क्या होता है, गॉड सेल होता है जी, लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, गॉड सेल होता है, गॉड सेल, गॉड नहीं बोल रहे हैं जी, गार्ड होता है, गार्ड सेल क्या होता है, इसमें होता है। अस्टोमटा करता क्या है, मिटा दे, सुनो, अस्टोमटा। और जो इसमें लिक्विड पार्ट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, लिख लो। लिक्विड पार्ट इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, अस्टोमटा। अस्टोमटा क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है। गैस को एक्सचेंज करने का काम किसका होता है, तो अस्टोमटा का होता है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, अस्टोमटा, अस्टोमटा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोटनी पढ़ करके मजा आ जाना चाहिए जी। 1 घंटा ही पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ डिटेल पढ़ाएंगे, इन डिटेल पढ़ाएंगे, जहां से सवाल पूछे बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या बता रहे थे, अस्टोमटा, अस्टोमटा यह गैसेज, यह गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है जी, एक्सचेंज, या गैसेस को एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज करता है। जैसे क्या होता है, CO2 को ऑक्सीजन में बदल देता है और O2 को CO2 में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। CO2 क्या करेगा, पौधा लेगा और O2 को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इसी का काम होता है अस्टोमटा का। उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए, अस्टोमटा के बाद टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है। स्टार्च बता दिया ना, पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, लीफ पत्ते के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो एक सिरा के आधार पर होता है और एक जो है ना आपका निर्माण के आधार पर होता है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स होता है और एक सिंपल होता है, एक जालिकावत होता है और एक उसके बाद में जालिकावत होता है और एक अंतर होता है, बता देता हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीफ, यह जो है ना पौधे, पत्ते का प्रकार, या ऐसे लिखो पत्ते का प्रकार, पत्ते का प्रकार 2 आधार पे होती है, 2 आधार पर होती है। पहला लिख लो निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, और दूसरा क्या लिखिएगा, निर्माण के आधार पर, और दूसरा लिख लीजिएगा कि सिरा के आधार पर। सिरा बोले तो बहन, सिरा के आधार पर, ठीक है, सिरा के आधार पर, ठीक है। तो निर्माण के आधार पर 2 गो होता है, कौन कौन होता है, तो एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा क्या हो गया, तो दूसरा जो है ना कॉम्प्लेक्स के बाद सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल, सिंपल हो गया, इसको सरल बोलेंगे, सरल बोलेंगे, और इसको क्या होता है, जटिल बोलेंगे, ठीक है। बहुत हिंदी टाइट है जी, सिंपल, सरल। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स में गुलाब वगैरह का पौधा का पत्ता देखिएगा ना, तो उसका जो है डिजाइन कुछ अलग तरीका का होता है, इस तरह से मार्जिंग होता है, जैसे दिखाई यहाँ पर डायग्राम, यहाँ से इस तरह से क्या होता है, ऐसे ऐसे जो है ना इस तरह से इसका डिजाइन होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, डिजाइन होता है। नीम का पत्ता देख लीजिए, तो इसका लीफ मार्जिन जो है, जिसका लीफ मार्जिन क्या है, कॉम्प्लेक्स हो, उसी को कॉम्प्लेक्स लीफ कहते हैं। जिसका लीफ मार्जिन, जिसका लीफ मार्जिन कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो गुलाब का पत्ता, गुलाब हो गया, उसके बाद में नीम का पत्ता, ठीक है, नीम का पत्ता, यह सब क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना, कॉम्प्लेक्स होता है ना लीफ मार्जिन। और सिंपल में क्या होता है, एकदम पीपल के पत्ता को देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, पान के पत्ता को देखिएगा, तो यह क्या होता है, सिंपल होता है। तो इसका लीफ मार्जिन लिख लो, इसका लीफ मार्जिन, इसका लीफ मार्जिन सिंपल होता है, सरल होता है, ठीक है। लीफ मार्जिन जो है क्या होता है, सिंपल होता है। जैसे यहां से यह
पत्ता हमने क्या कर दिया, बना दिया। इसका देखो लीफ मार्जिन, यह लीफ मार्जिन कैसा है, तो लीफ मार्जिन जो है ना इसका सिंपल है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे लीफ। उसके बाद में सिरा के आधार पर दो गो होता है, एक होता है जालिकावत और एक होता है आपका एकांतर। एकांतर का मतलब होता है केला का पत्ता देखिएगा लंबा लंबा होता है, इसको एकांतर बोला जाता है। और जालिकावत में देखिएगा ना तो लीफ से ही लीफ मार्जिन उसके बाद में मिड लीफ और भेंस से कई सारे भेंस निकलेंगे। ठीक है, अभी बताता हूं, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए लीफ हो गया यहाँ पर, इसको मिटा दें। निर्माण के आधार पर वहां पर ही इसको अरेंज कर लेता हूं, कहें ना दूसरा हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, चलिए सिरा के आधार पर भी दो गो होता है, कौन कौन होता है, तो एक होता है आपका एकांतर, एकांतर हो गया, एकांतर, और दूसरा हो गया जालिकावत, जालिकावत। ठीक है, एकांतर हो गया और जालिकावत हो गया। वैसा पौधा जिसका पत्तिया लंबा हो उसी को क्या कहा जाता है, जाले एकांतर कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए केला का पत्ता, उसके बाद में और क्या लिखिएगा, बांस का पत्ता। ठीक है, इस तरह से होता है जी, इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, पत्ता होता है, लंबा लंबा पत्ता होता है। गेहूं वगैरह का पत्ता जो है ना इसी के तरह होता है। ठीक है, एकांतर होता है। और जालिकावत में क्या होता है, तो जालिकावत में देखिए इस तरह से यह पत्ता है। ठीक है, उसके बाद में यहां से लिख गया यह क्या, यह मिडलिप के बाद भेंस, और इसमें भी भेंस से क्या निकलेंगे, तो कई सारे भेंस निकल जाएंगे, स्मॉल भेंस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जालिकावत में होता है। छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स दिखाई देते हैं, छिद्र दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें लिख लो, इसमें छोटे छोटे छिद्र दिखते हैं। ठीक है, छिद्र का मतलब होता है पोर्स दिखते हैं। पोर्स जो है PORES पोल्स दिखते हैं। उसके बाद में एक होता है आपका क्या, अच्छा, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा को जीरोफाइटिक कहा जाता है। रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं ना वह क्या करता है, जाइलम को कम करने के लिए पूरा पतिया को ही गिरा करके अपना स्ट्रक्चर कांटानुमा बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे नागफनी का पौधा। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका जीरोफाइटिक। तो लिख लो नोट में बात डाल करके। ठीक है, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा उगने वाला पौधा को जीरोफाइटिक कहते हैं। जीरोफाइटिक कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, नागफनी अपने पत्ते को गिरा करके स्ट्रक्चर कैसा बना लेता है, इसका स्ट्रक्चर जो है ना कांटानुमा होता है। इसका स्ट्रक्चर संरचना कांटानुमा होती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसकी संरचना जो है ना वह कांटानुमा होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला लिख लीजिए पीचर प्लांट, पनघट पौधा। ठीक है, पीचर प्लांट क्या होता है, वैसा प्लांट जो पानी में उगते हैं उसी को क्या कहा जाता है, पीचर प्लांट कहा जाता है। लिख लीजिए जीरोफाइटिक, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा, और अगला क्या लिखेगा, पीचर प्लांट लिख लीजिए, पीचर प्लांट। चलो, पीचर प्लांट। ठीक है, पीचर प्लांट पानी में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, पीचर प्लांट कहलाता है। पानी में उगने वाला पौधा पीचर प्लांट कहलाता है। उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, पीचर प्लांट कहलाता है। यह जो है ना यह कीट भक्षी होते हैं जी, यह कीट भक्षी होते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे, यूट्रिकुलेरिया क्या है, तो यह पौधा है जी जो करता क्या है ना, यह कीटों का भक्षण करता है, यह कीटों का भक्षण करता है। ठीक है, और आज क्या करते हैं, यहीं पे क्लास को अंत करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, बताइए क्लास कैसा लगा। कल की क्लास में हम लोग फ्लावर के बारे में देखेंगे। ठीक है, बोलिए समझ में क्या, बोटनी आई पढ़ करके पहला क्लास इंट्रोडक्शन में ही देखिए कितना बता दिया।
पौधा के बारे में, कल जो है फ्लावर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बना रहिएगा, लगातार क्लास करिएगा। यहाँ पे साइंस करा रहे हैं और उधर से पॉलिटिकल साइंस करा रहे हैं। जैसे जैसे समाप्त होगा, पॉलिटिकल साइंस भी समाप्त के कगार पर पहुंच गई है और इधर बायोलॉजी भी आपका समाप्त के कगार पर पहुंच गया है। ठीक है, कई वो क्लास चलेगा, 5-7 क्लास चलेगा और उसमें भी 5-7 क्लास, और उसके बाद में दोनों खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और उधर से क्या करेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और तब जाकर के पूरा पढ़ लीजिएगा ना जीके जीएसएम से, तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइएगा और आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, बशर्ते आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर है तुझ में दम तो उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। ठीक है, बातें बनाने से नहीं होती है और आजकल करने से नहीं होता है, क्योंकि जिसने किया कल दिन गया टल, और जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। ठीक है, तो आज पढ़ाई करनी है, अभी पढ़ाई करनी है, काल करो से आज करो, आज करो से अब, पल भर में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। बताओ, तो आजकल करने से नहीं होता है। एक बार ठान लीजिए कि इसको हमको भेदना है, इस एग्जाम को फोड़ना है तो फोड़ना है, बात खत्म, चाहे परिस्थिति ससुर के जैसा हो। ठीक है, परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना, परिस्थिति को हमें दबा देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।